नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480530969608608960455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। आज की हमारी डेट है 3 फरवरी और 3 फरवरी के हमारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट हमारे टॉपिक्स को, ये सब टॉपिक्स में से क्या आपको नोट्स में ऐड करना है, क्या आपको मेंस में लिखना है, वो सब भी आपको बताया जाएगा। देखो, सबसे पहला टॉपिक है होमोसेक्सुअलिटी, समलैंगिकता। ये काफी न्यूज में रहता है। डेथ पेनल्टी, जिसे हम कहते हैं मृत्यु दंड का देना। फिर है बजट। बजट के बारे में आपको यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताऊंगी। उसके बाद मैं आपको बजट के बारे में ये बताऊंगी कि जो बजट है उसमें इस बार का जो बजट आया है उसमें क्या खास इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या फीचर्स है, वो भी मैं आपको पूरा बताने वाली। देन है डिफॉल्ट बेल, मिलिट रिवॉल्यूशन, आत्मनिर्भर प्रोग्राम, मतलब क्लीन प्लांट के बारे में क्या क्या है वो सब कुछ। राइट, स्टार्ट करते हैं हमारे आर्टिकल को। फर्स्ट आर्टिकल से हम शुरू करते हैं, वो है होमोसेक्सुअलिटी के ऊपर। अभी दिल्ली हाई कोर्ट ने जो है काफी सारी जो एक उनके पास याचिकाएं आई हैं, प्लीज जिसको हम कहते हैं, प्लीज आई हैं जो उनके पास, जो कि किसके ऊपर बात कर रही है, समलैंगिकता मैरिजेस के ऊपर, सेम सेक्स की जो मैरिजेस होती है उसके लिए। ठीक है, अब दिल्ली हाई कोर्ट ने एक बहुत सारी पिटिशंस, जो है पिटिशंस क्या होती हैं, याचिकाएं, बहुत सारे कानूनों के तहत जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है वहां तक बहुत सारी याचिकाएं जो है वो ट्रांसफर करी हैं। और एक्चुअली में सुप्रीम कोर्ट ने ही यहाँ पर जो भी पेंडिंग पड़ी है इस तरीके से, इस टॉपिक से जुड़ी हुई जितनी भी याचिकाएं पेंडिंग पड़ी हुई है, सुप्रीम कोर्ट ने उसी को अभी माना भी था इस चीज के लिए। क्योंकि क्या हो रहा है कि सेंटर गवर्नमेंट और जो सुप्रीम कोर्ट है वो दोनों इस चीज के ऊपर जो है वो एक पॉइंट पे आ नहीं पा रहे हैं, दोनों यहाँ पर अपनी अलग अलग बात कह रहे हैं। अभी क्या हुआ है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसका ये कहना है कि जो हमारे लॉज ऑलरेडी चल रही हैं, जो ऑलरेडी हमारे लॉज चल रहे हैं जिसमें सेम सेक्स मैरिज के ऊपर बात चल रही है, उन लॉज में ये कहा जा रहा है कि अगर ऐसा सेम सेक्स मैरिज अलाउ कर दी जाती है और सारे लॉज उसके ऊपर बना दिए जाते हैं, तो देश में बहुत सारे व्यक्तिगत कानून, आप लोग जानते हैं पर्सनल लॉज भी हमारे इंडिया में एग्जिस्ट करते हैं। हमारी पर्सनल लिबर्टी आर्टिकल नंबर 21 में ऑलरेडी लिखी हुई। तो वो सारे जो है ना पर्सनल लॉस का जो बैलेंस है, दैट विल गेट डिस्ट्रप्ट, वो थोड़ा सा खराब हो जाएगा। तो इसमें यहाँ पर क्या है कि एक्चुअली में अगर मैं बात करूं इसमें होमोसेक्सुअलिटी के फेवर में बात करूं कि होमोसेक्सुअलिटी अलाउड होनी चाहिए, तो आप ये जानते हैं कि होमोसेक्सुअलिटी जो है ये अप्राकृतिक नहीं है। इस तथ्य से सर्वोच्च न्यायालय ने समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया है। और साथ ही साथ इसमें ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि आप किसी भी प्रकार के सामाजिक प्रतिबंध यहाँ पे लगाते हो। अगर आप सामाजिक प्रतिबंध लगाओगे तो उससे समाज का जो पूरा एक सिस्टम है वो अस्थिर हो जाएगा। अस्थिर मतलब एक बैलेंस जो है वो बिगड़ना शुरू हो जाएगा। और यहाँ पे तर्कहीन नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ जो हमारी इसकी जो दृष्टिकोण है वो सुख दुख के सिद्धांत पर आधारित है। इसलिए राज्य और समाज को व्यक्तियों के सुख में हस्तक्षेप करने से बचना चाहिए और जिससे दूसरों का नुकसान हो रहा है, तो राज्य का यहाँ पर कोई अधिकार नहीं होना चाहिए। ये सब सुप्रीम कोर्ट के फेवर की बात है। साथ ही साथ अगर मैसाचुसेट्स के सुप्रीम कोर्ट की बात करें, जो कि यूएसए का है, वो ये बोल रहा है कि भाई विषम लैंगिक जो विवाह होता है, मतलब जो एक मेल और फीमेल का जो विवाह है, वो वहां पर बिल्कुल होगा। यहाँ पर वही सबसे एक है, लेकिन सिर्फ एक वही रास्ता नहीं है, क्योंकि इसके अलावा भी बच्चा पैदा करने के और पालने के और कई तरीके हो सकते हैं। लाइक सरोगेसी है, अडॉप्शन है, काफी सारी चीजें हैं। पवित्रता का अर्थ है आप अपने मर्जी से यहाँ पर चीजें करें और किसी भी जो है समाज में धर्म निरपेक्ष नहीं होना, मतलब धर्म निरपेक्ष तो होना ही चाहिए, व्यक्तियों के निजी जीवन को आधारित ना करे। जो हमारा समाज है, हमारी सोसाइटी है, हमारा जो स्टेट है, यहाँ पर वो व्यक्तियों के जो
निजी जीवन है उसके हस्तक्षेप से परे होना चाहिए। इस पूरे में ऐसा लिखा गया है। साथ ही साथ जो समलैंगिक व्यक्ति है वो अपना विवाह जो है वो कानूनी रूप से करते हैं, इससे धर्मों को स्वीकृति की यहाँ पर आवश्यकता नहीं है, कानून रूप से वो जो है प्रॉपर माने जाएंगे। प्लस आर्टिकल 21 में साफ साफ लिखा हुआ है कि मैरिज का अधिकार हमारा क्या है, फंडामेंटल राइट है, हमारा मौलिक अधिकार है, आर्टिकल 21। तो यदि सरकार कभी भी इसमें विरोध करने की कोशिश करती है तो हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होगा, इसलिए न्यायालयों का यहाँ पर जो है वो इंक्लूड होना जरूरी बन जाता है। ठीक है, लेकिन इसके अगेंस्ट भी काफी चीजें चल रही हैं। तो क्या है कि जो होमोसेक्सुअलिटी है वो अप्राकृतिक है, इसलिए क्या होगा कि जो विवाह जैसी एक संस्था है इसमें इसको प्रवेश करने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। और जो हमारा सोशल बिहेवियर हम फॉलो करते हैं, सोशल बिहेवियर के अगेंस्ट है ये चीज, इसके अगेंस्ट ये बात बोली गई कि सोशल बिहेवियर के अगेंस्ट ये सारी चीजें हैं। और विवाह का उद्देश्य बेसिकली क्या होता है कि अर्थ को रिपॉपुलेट करना। रिपॉपुलेट का मतलब क्या होता है, यहाँ पर बच्चों का एक अर्थ पे जो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है वो चलता रहे, वो कभी भी थमे नहीं, वो कभी भी रुके नहीं। यही है ना विवाह एक संस्था के रूप में। तो उसी रिस्पेक्ट में यहाँ पर कहा गया है, अधिक से अधिक लोगों की भलाई सुनिश्चित करने के लिए समलैंगिक विवाह आगे चल के जो है एक सॉल्यूशन नहीं रह जाएगा। प्लस समलैंगिक विवाह जो है विवाह की पवित्रता है उसको नष्ट करने में है यहाँ पर। और विधायिका और अदालत जो है वो ये तय करने के लिए नहीं होने चाहिए कि समाज में ये क्या होना चाहिए, ये सब जो है एक व्यक्ति की खुद की इच्छा के ऊपर भी बेस्ड होना चाहिए। तो मैरिजेस जो है वो एक सोसाइटी में एक स्टेबिलिटी, स्थिर समाज का योगदान देने में हेल्प करनी चाहिए, ना कि हमें मतलब एक अस्थिरता ना लेके आ जाए। आगे आने वाले समय की बात कर रहे हैं, आगे आने वाले समय में अस्थिरता उत्पन्न ना हो जाए, इसके लिए मैरिजेस में ये सब नहीं होना चाहिए। तो ये बेसिकली यहाँ पर इसके ऊपर जो बात की गई है। लेकिन आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने समाज के फेवर में ही यहाँ पर डिसीजन लेते हुए बोला है कि LGBTQ जो कम्युनिटी है वो यहाँ पर जो उनका क्रूर तरीके से दमन किया जा रहा है, इस इतिहास को क्षमा करने की प्रार्थना के साथ समलैंगिकता को कम कर दिया गया है। और हम ये कह सकते हैं कि सब कुछ तर्क के साथ जो स्वतंत्रता, समानता, आधुनिकता, कानून के शासन को यहाँ पर बनाए रखने के बाद ही यहाँ पर समलैंगिक विवाह को वैध बनाने का समय आ गया है। मतलब इसको जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिडिटी का प्रमोशन दे देना चाहिए, एक दर्जा दे देना चाहिए कि ये पूरा कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड फिनोमिना है। समझ रहे हो इस चीज को? तो यही आपको याद रखना है। इसमें पूछा जाता है, इसी के ऊपर सवाल किए जाते हैं, समलैंगिकता। तो ये आपको कॉन्सेप्ट समझने के लिए था, इसमें अगर आप नहीं भी कुछ नोट कर रहे हो चल जाएगा, बस इसमें आपको ये पता होना चाहिए कि आर्टिकल 21 जो हमारा फंडामेंटल राइट है उसमें ये बात लिखी गई है। इसमें इतना पढ़ लो, बहुत है इसमें डिटेल में जानने की, और मतलब इसमें और आपको नहीं पढ़ना है, सिर्फ इतना याद रखना है। सेकंड, एक डेटा आया है यहाँ पर, ये मेंस के रिस्पेक्ट में इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको प्रीलिम्स के लिए, MCQ पेपर के लिए नहीं लिखना है। डेथ पेनल्टी की बात करें तो 2022 में सबसे ज्यादा मृत्यु दंड के निर्णय दिए गए हैं। पिछले 20 वर्षों में सर्वाधिक बार जो यहाँ पर निर्णय दिए गए मृत्यु दंड के, डेथ पेनल्टी के, वो कब दिए गए? 2022 में। और सबसे ज्यादा जो यहाँ पर दी है वो है गुजरात। हाँ, ये सवाल आपके पेपर के लिए पूछा जा सकता है, लिखिए इस चीज को, ये अपने नोट्स में एक ऐड करके मिसलिनियस पॉइंट बना के लिख लीजिए। गुजरात हैज अवॉर्डेड द मोस्ट नंबर ऑफ डेथ सेंटेंसेस। गुजरात ने आज तक की सबसे ज्यादा मृत्यु दंड यहाँ पे निर्णय दिए अभी 2022 के। 2022 के आते आते 539 कैदी ऐसे हैं जो मृत्यु दंड पर थे, जिसकी संख्या जो है 2016 के बाद अब काफी ज्यादा बढ़ गई है। और आर्टिकल 39A के, प्रोजेक्ट 39A के अकॉर्डिंग, जो एक यहाँ पर नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली रिपोर्ट कंडक्ट करती है, उसने यहाँ पर इस रिपोर्ट में बताया, एनुअल स्टैटिस्टिक्स रिपोर्ट ऑफ 2022। ठीक है, उन्होंने बताया यहाँ पर, इसकी जो पूरी पुष्टि है वो उच्च न्यायालय द्वारा की गई है और ये डेटा ऐसे निकाला गया है। अगर मैं बात करूं यहाँ पर कि डेथ पेनल्टी क्या होती है, मृत्युदंड क्या होता है, सबसे गंभीर तरीके का दंड है ना, ये आप मानते हैं सब लोग, बहुत गंभीर तरीके का दंड है मृत्यु दंड का मिलना, है ना। अगर किसी व्यक्ति को मृत्यु दंड मिल रहा है तो उसका मतलब उसने बहुत ही ऐसा बुरा काम किया, उसने बहुत ही, जो कहते हैं ना, जघन्य, गंभीर, घृणित, हीनस, ग्रीवियस, डिस्टेस्टेबल क्राइम्स उसने करे हैं, तभी उसको ये दिया जाता है। और डेथ पेनल्टी जो है वो आर्टिकल 21A में लिखा गया है। और हमारा IPC जो है, इंडियन पीनल कोड, भारतीय दंड संहिता की आधार
की धारा 302 के अकॉर्डिंग मृत्यु दंड का कारण बताया गया है, और उसकी जो देने की प्रक्रिया है वो भी यहाँ पे बताई गई है। ठीक है, तो हम आर्टिकल 21 के अगेंस्ट नहीं जा सकते। इसमें आर्टिकल 21 में लिखा है कि आपको यहाँ पर, अगर आपके आपके साथ ऐसा कुछ भी हो रहा है तो आपके पास यहाँ पे अधिकार है इसके खिलाफ बोलने का, लेकिन आर्टिकल 21 के अगेंस्ट नहीं है मृत्युदंड। सबको जीने का अधिकार है, पर्सनल लेवल पे लिबर्टी का अधिकार है। बट एक्चुअली में तो सबको अधिकार है ना, सारी चीजों का अधिकार तो सभी व्यक्तियों को है यहाँ पर, कि अगर उन्होंने कुछ भी इस तरीके का काम किया है या गलत कुछ भी किया है तो उनके अगेंस्ट बोला जा सकता है। जैसे एक केस है यहाँ पर, बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने जो है, और यहाँ पे बोला था कि दुर्लभता मामलों में ही यहाँ पे दे देनी चाहिए। उन्होंने यहाँ पर बोला था, क्वेश्चन बन सकता है इसके ऊपर कि ऐसा कौन सा केस रहा है जब डेथ पेनल्टी में, मतलब डेथ पेनल्टी से जुड़ा हुआ लैंडमार्क केस रहा है, तो ये केस रहा है एक। और उस समय न्यायालय ने ये भी बोला था कि जो भी यहाँ पर डेथ सेंटेंस दी जाती है वो सिर्फ तभी दी जाती है जब किसी भी व्यक्ति ने बहुत ही जघन्य अपराध यहाँ पर कारगर किया है। कोर्ट ने यहाँ पर बोला था राइट टू लाइफ के अगेंस्ट नहीं है, जो हमारा आर्टिकल 21 है, काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, उसके अगेंस्ट ये नहीं है, क्योंकि हमारे जो दंड प्रक्रिया संहिता है जिसे हम कहते हैं सीआरपीसी, क्रिमिनल प्रोसीजर, उसकी धारा 366 के तहत भी इसको स्थापित किया गया है। तो यहाँ पर आपको अगर कोई भी नागरिक ऐसा है जिसने दोष ही किया है, जिसको दंडनीय दिया जाना चाहिए, उसके लिए यहाँ पर उसका जीवन छीनने का अधिकार हमारे पास अवेलेबल है। ठीक है, और इसके फेवर में क्या आर्ग्यूमेंट्स है कि अगर किसी भी पर्सन को यहाँ पर दिया गया है तो उसमें क्या होगा ना, कि अगर ऐसा किया जाता है तो उसके प्रति यहाँ पर खौफ आएगा कि वो गलत काम करने से यहाँ पर रुकेगा, है ना, ऐसा ही होगा ना। तो कई ऐसे लोग हैं जो किसी की भी जान ले लेते हैं। बहुत सारे अपराध आपने सुने होंगे, अभी दिल्ली का एक कंझावला का केस था, बहुत बुरा अपराध हुआ, एक लड़की की वहां पे मृत्यु हो गई, कार से लटकने की वजह से, या कार में ही लटकी रह गई वो, तो हो गया वो, मतलब बहुत बुरा हुआ यहाँ पर। तो इस तरीके से चीजें जो है, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलती हैं, जो आपको, आप लोग जानते भी हैं, इसका नाम भी आप लोगों ने सुना होगा। मतलब अपराधों की लिस्ट तो बहुत है, आप लोग जानते ही हैं, यहाँ पर काफी सारे इस तरीके के अपराध हैं, किए गए हैं जो। और अगर ऐसा कोई अपराध होता है तो उसके अगेंस्ट यहाँ पे बोलने की इजाजत होनी चाहिए, इसके फेवर में आर्गुमेंट है। सो डेथ पेनल्टी जो है वो यहाँ पर आर्टिकल 21 में ही लिखी हुई है, और बहुत ही ऐसे केसेस में यूज की जा सकती है। आर्टिकल 72C जो है, अगर गलती से कभी सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर गलत इंफॉर्मेशन भी दे दी है तो उस रिस्पेक्ट में यहाँ पर डेथ सेंटेंस जो है वो प्रेसिडेंट द्वारा माफी दी जा सकती है, जिसको हम कहते हैं पार्डनिंग पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट। माफी देने की पावर भी है हमारे प्रेसिडेंट के पास, इन केस अगर कभी गलती से यहाँ पर गलत, अगर सिचुएशन में सुप्रीम कोर्ट ने गलत यहाँ पे डिसीजन दे दिया है उसके रिस्पेक्ट में। अब इसके कुछ आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट भी है। यहाँ पर जो राज्य है यहाँ पर, वो किसी की एक पनिशमेंट कैसे डिसाइड कर सकता है, ये तो एक अनैतिक कार्य है। प्लस जो हमारी यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन ह्यूमन राइट्स है, उन्होंने यहाँ पर बोला है किसी भी व्यक्ति के ऊपर, अगर वो व्यक्ति कभी भी किसी मानसिक परिस्थिति से गुजर रहा, लाइक थोड़ा कुछ प्रॉब्लम मेंटली है उसको, तो वहां पर उसको मृत्यु दंड नहीं मिलना चाहिए। और कई बार ऐसे केसेस भी हुए जब मृत्यु दंड देने से कुछ अपराध कम या फिर रोकने में उसको मदद नहीं मिली है। तो कुछ ऐसा नहीं हुआ कि अपराध रुका है उससे या रोकने में उसको मदद मिली है। ठीक है, तो ऐसा बोला गया है। और ये भी बोला जाता है, जो कि ये तो सच्चाई भी आप कहेंगे, कि आमतौर पे क्या होता है ना, कि जब मृत्यु दंड देने का निर्णय दिया और फांसी की बात की गई है, तब वहां पर उसके पीछे एक बहुत बड़ा समय होता है, अंतर होता है वहां पर एक। तो उससे क्या होता है, काफी मृत्युदंड की प्रतीक्षा करना पड़ती है, जो अपने आप में एक अमानवीय है। ये स्टेप्स यहाँ पे लिखे गए हैं, तो थोड़ा बहुत आपको इसके बारे में आइडिया होना चाहिए। नेक्स्ट आता है वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बजट। बजट के लिए मैं सेपरेटली आपको पूरा करवाऊंगी, ठीक है, लेकिन अभी मैं यहाँ पर आपको बता देती हूँ बजट के बारे में इंपॉर्टेंट चीजें। बजट यहाँ पर, ऐसा मोदी जी ने कहा है कि बजट का, जो बजट है इस बार का, वो आम आदमी की आशा ही नहीं, पूरी दुनिया की आशाओं के लिए किरण के रूप में काम करेगा। बजट वर्ड हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर भी मेंशन्ड नहीं है, राइट, याद रखिएगा, बजट वर्ड कहीं पर भी कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। आर्टिकल 112 में यहाँ पर एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट वर्ड लिखा गया है, बजट वर्ड कहीं पर मेंशन नहीं किया गया है। कौन सा वर्ड लिखा गया, आर्टिकल 112, आर्टिकल 112 से 117 तक
पूरा जो है वो बजट के बारे में लिखा हुआ है। वो ये बताता है कि सरकार का एक पूरे फाइनेंशियल ईयर में जो है कितना उनको प्राप्त हुआ है और कितना व्यय किया गया है, कितना रिसीव हुआ है, कितना एक्सपेंडिचर हुआ है। और ये सारा जो उनका जो एक फंड होता है वो कहाँ रखा जाता है, हमारे यहाँ पे तीन फंड्स यहाँ पे रखे जाते हैं, कंसोलिडेटेड, कंटिंजेंसी और पब्लिक अकाउंट्स। तो ये पूरी एक एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमें पूरी एक रिपोर्ट तैयार करके देती है और ये बताती है कि कितना कितना पैसा कहाँ कहाँ पे हमारा खर्च होना है। अभी के बजट जो अभी आ गया है, बजट 45 लाख करोड़ रुपीस का बजट यहाँ पे सैंक्शन किया गया है, जिसमें पूरा लिखा गया है कि 45 लाख करोड़ रुपीस जो है वो कहाँ कहाँ पे लगाए जाएंगे। ठीक है, पूरा का पूरा उसमें सारी बातें लिखी गई हैं, उसमें चेंजेस वगैरह या उसमें जो जो चीजें हैं वो भी अभी आएंगी, धीरे धीरे करके यहाँ पर ऐड की जाएंगी, वो भी आपको पता चल जाएगा, धीरे धीरे उसको भी हम पढ़ेंगे अभी। उसके बाद आपका आर्टिकल 113 आता है। आर्टिकल 113 ये बताता है कि अगर जब बजट पास किया जाता है तो लोकसभा में एक डिमांड ऑफ ग्रांट्स रखी जाती है। जो हमारा बजट होता है ना, उसको प्रेजेंट करने के 6 स्टेप्स होते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर आपको 6 स्टेप्स लिखवा देती हूँ। यहाँ पर उसको प्रेजेंट करने के सबसे पहले क्या किया जाता है, प्रेजेंटेशन की जाती है बजट की। सबसे पहले तो बजट को प्रेजेंट किया जाएगा, है ना, कहाँ पर, किसी भी हाउस में करते हैं, हमारे जो है फाइनेंस मिनिस्टर यहाँ पे प्रेजेंट करती हैं और लोकसभा में ज्यादातर इसको किया जाता है। फिर उसके ऊपर क्या की जाती है, डिस्कशन। डिस्कशन करने के बाद उसमें फाइनली जो है उसको डिपार्टमेंटल कमिटीज जो है, आप लोगों ने पढ़ा होगा कमिटीज का टॉपिक पॉलिटी में, नहीं पढ़ा तो मुझे मैसेज करके बताइएगा, इस टॉपिक पे मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी, बताइएगा मैसेज करके अगर आपको पार्लियामेंट्री कमिटीज पे एक सेपरेट वीडियो चाहिए तो डिपार्टमेंटल कमिटीज जो है यहाँ पर उनसे वो जो है वहां पे भेजा जाता है, वो पूरा उसको स्क्रूटनाइज, उसको चेक करते हैं। उसके बाद वहां पे क्या लगाई जाती है, वोटिंग। वोटिंग की जाती है किसके ऊपर, डिमांड ऑफ ग्रांट्स के ऊपर, कि कितनी ग्रांट्स गई हैं, कितना पैसा डिसबर्स किया गया है, उसके ऊपर पूरा जो है वो क्या किया जाता है, डिमांड पे वोटिंग यहाँ पर की जाती है। और ये वोटिंग सिर्फ और सिर्फ कहाँ होती है, लोकसभा में हो सकती है, राज्यसभा में ये वोटिंग अलाउड नहीं है। और फिर उसके बाद जब ये वोटिंग यहाँ पे हो जाती है, वोटिंग कंप्लीट होने के बाद यहाँ पे क्या किया जाता है, वोटिंग कंप्लीट होने के बाद सारा का सारा इसके बाद नेक्स्ट पहुंचाया जाता है फिफ्थ स्टेप में, एक अप्रोप्रिएशन बिल होता है। ये देखिए यहाँ पर अप्रोप्रिएशन बिल, यहाँ पर जो पूरी वोटिंग हो चुकी होती है डिमांड फॉर ग्रांट्स की, वो पूरा यहाँ पे तैयार किया जाता है, लीगल अथॉरिटी मिलती है, और जब बिल लोकसभा से पास हो जाता है, अगर मनी बिल है तो वो फिर तरीके से उस तरीके से पास किया जाता है। जब ये पूरा पास वास सारा यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है, फिर ये कहाँ पे पहुंचता है, फाइनेंस बिल के रूप में ये पास होता है। आर्टिकल 110 के हिसाब से पूरा जो है यहाँ पर बजट को एक, कुछ अगर ऐसे बजट में चीजें हैं जो टैक्सेस से बात कर रहे हैं उसको मनी बिल कहेंगे, अदरवाइज वो पूरा का पूरा बिल क्या कहलाता है, एक पूरा बिल वो कहलाता है हमारा जो है फाइनेंस बिल। जो हमारा बजट है वो फाइनेंस बिल के रूप में पास होता है, मनी बिल के रूप में पास नहीं होता है। ठीक है, और इस तरीके से ये बिल को पूरा पास करवाया जाता है। उसके अंदर और बहुत सारी स्टेटमेंट्स निकाली जाती हैं जिसको हम माइक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट कहते हैं, जिसमें हमारी छोटी छोटी जो स्टेटमेंट्स लिखी हुई होती हैं, या कुछ और ग्रोथ के एस्पेक्ट्स होते हैं, जीडीपी का बारे में लिखा होता है, डोमेस्टिक इकोनॉमी, फिस्कल बैलेंस, एक्सटर्नल सेक्टर बैलेंस, इन सब के बारे में जो लिखा होता है वो सारी चीजें इसके अंदर लिख करके उसको क्लियर करवाया जाता है। फिर उसके बाद यहाँ पर फाइनली बिल पास होकर के हमारे सामने, लागू तो पहले ही हो चुका होता है ना, लेकिन इसके अंदर जो है आप यहाँ पे देखोगे हमारे पास तीन तरीके के बजट फंड्स होते हैं, मैंने आपको बताया अभी। सबसे पहला आर्टिकल 266 क्लॉज 1 के अंदर लिखा हुआ है कि हर एक को कंसोलिडेटेड फंड को मेंटेन करके रखना है। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट्स और यूनियन सबको मेंटेन करके रखना पड़ता है, किसी एक को नहीं, सबको, हर स्टेट को, हर पूरे इंडिया के लिए भी। और ये वही फंड है जहां से सारी सैलरीज को विड्रॉ किया जाता है, सारी सैलरीज को। ऐसी आर्टिकल 266 में पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया के बारे में भी बात की गई है। पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया में से सारा जो है पैसा निकाला जाता है पब्लिक वेलफेयर के लिए। फिर उसके बाद कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से भी आप मनी नहीं निकाल सकते अगर आप प्रॉपरली पार्लियामेंट से परमिशन नहीं ली हो। हाँ, पब्लिक अकाउंट फंड ऑफ इंडिया से नो अप्रूवल इज रिक्वायर्ड।
ठीक है। एक ऐसे ही फंड एक और होता है जिसे हम कहते हैं कंटिंजेंसी फंड। अभी इस कंटिंजेंसी फंड का कॉपस है 500 करोड़ रुपए, जो कि आप इमरजेंसी फंड के लिए यूज करते हो, फॉर इमरजेंसी पर्पसेस ओनली। अगर किसी भी व्यक्ति को इमरजेंसी है किसी भी केस में, अगर मान लीजिए व्यक्ति नहीं, बेसिकली देश में कोई आपदा आ गई, देश में किसी प्रकार का डिजास्टर है, फ्लड है, ऐसी किसी सिचुएशन में अगर आपको पैसा चाहिए, तो उस पैसे की सिचुएशन के लिए आपको क्या देना होगा, यहाँ पर आपको प्रोवाइड करना होगा पहले अप्रूवल। यहाँ पे कंटिजेंसी फंड जो है वो कौन हेल्ड करता है, वो हेल्ड करता है फाइनेंस सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, जो कि अभी टीवी सोमनाथन है। फाइनेंस सेक्रेटरी यहाँ पर पूरा इसका काम देखते हैं। ठीक है, ये किस लिए बनाया जाता है, इसका रोल होता है कंटिजेंसी फंड जो है प्रॉपर तरीके से काम करता है विद रिस्पेक्ट टू सिर्फ और सिर्फ आपदा की सिचुएशन में, आपातकालीन इमरजेंसी की सिचुएशन में। इज दिस क्लियर? पॉइंट क्लियर हो गया ना सबको? तो इस तरीके से इसका यूज भी किया जाता है। एग्जाम में सीधा सीधा पूछे जाते हैं कौन इसको हेल्ड करता है, किसके बिहाफ पर, प्रेसिडेंट के बिहाफ पे कंटिजेंसी फंड को फाइनेंस सेक्रेटरी हेल्ड करते हैं। इज दिस एवरीथिंग क्लियर टू यू? ये है आपका पूरा एक तरीके से समझाने का ये पूरा वे ऑफ जो अभी हुआ है बजट के लिए। ठीक है, बजट यहाँ पे जो है वो इस तरीके से याद रखिएगा सारे के सारे स्टेप्स को। ठीक है भाई, ये था। और अभी आज के बजट में क्या क्या चीजें आई हैं वो मैं आपको पूरा समझाने वाली, डोंट वरी। या आप कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया के बारे में पढ़िए, आकस्मिकता निधि के रूप में पार्लियामेंट ने इसको बनाया है। और इसमें से अनफोर्सीन जो भी आगे जो अप्रत्याशित व्यय है, जो कभी भी एकदम से निकल करके अप्रत्याशित व्यय के रूप में आ जाता है, उसके लिए यहाँ पर जो है वो पैसा निकालने के लिए है। और ये जो है राष्ट्रपति के अधीन होता है। राष्ट्रपति के बिहाफ पे कौन करता है, यहाँ पर आप किसी भी समय पैसा निकाल सकते हैं, लेकिन आपको इससे इसकी पार्लियामेंट की परमिशन भी चाहिए होगी। और फाइनेंस सेक्रेटरी बिहाफ पर चेक करता है। ठीक है, बजट को भी हम पूरा कंप्लीट करेंगे अपकमिंग क्लासेस में। नेक्स्ट, डिफॉल्ट जमानत। डिफॉल्ट जमानत जो है काफी ज्यादा यहाँ पर जटिल जमानत की प्रक्रिया जो कर दी है उस पर जोर दिया है कि ठीक करो उसको। बेसिकली राइट टू बेल आप लोग जानते ही हैं कि अगर कोई भी आपने अपराध किया तो आपको बेल का अधिकार होता है, जमानत का अधिकार होता है। तो उसी के लिए यहाँ पर जो है कुछ ये बताया गया जमानत के अधिकार के बारे में। जो है ये क्रिमिनल प्रोसीजर जो है, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर सीआरपीसी दंड संहिता जो है उसकी धारा 167 के क्लॉज 2 में इसके बारे में पूरा लिखा गया है। अब यहाँ पर क्या है कि अगर मान लीजिए 24 घंटे के अंदर यदि जो है किसी पुलिस ने यहाँ पर जांच पूरी नहीं करी, या उनके लिए जांच पूरी करना संभव नहीं है, तो पुलिस संदिग्ध को अदालत में पेश करती है, या पुलिस या न्यायिक हिरासत के लिए यहाँ पर आदेश जो है वो या फिर इसकी मांग जो है वो करती है ना? ऐसे ही होता है ना, सबने सुना तो है मूवीज वगैरह में। तो यहाँ पर उसी में फिर उसके बाद ही सेक्शन 167 की धारा 2 के तहत एक मजिस्ट्रेट जो होगा आरोपी व्यक्ति को 15 दिनों के लिए पुलिस हिरासत में रखने का आदेश दे सकता है। 15 दिनों के बाद यहाँ पर मजिस्ट्रेट जो है वो उसको न्यायिक हिरासत में रखने के लिए अधिकृत कर सकता है। और इसमें ऐसा होता है कि 90 दिनों तक अगर कोई प्राधिकरण मान लीजिए उसको मौत, आजीवन कारावास या कम से कम 10 साल के कारावास से अगर यहाँ पर दंडनीय अपराध की जांच कर रहा है, तब उसको यहाँ पर अधिक टाइम पीरियड के लिए हिरासत में रखा जा सकता है, वरना नहीं रख सकते हिरासत में। 60 दिन तक जब प्राधिकरण द्वारा किसी अन्य अपराध की जांच चल रही है, ठीक है, तब भी उसको एक्स्ट्रा यहाँ पर रखा जा सकता है। या फिर मान लीजिए कोई भी कोई स्पेशल केस आ गया है, मान लीजिए कोई आ, जैसे होता ना कि एक स्वाप औषधि, ऐसे होता ना कि नारकोटिक्स ड्रग्स वगैरह ले लिए हैं 180 दिनों में, कुछ इस तरीके का कुछ कर लिया है, तो उस यहाँ पर अगर मान लीजिए जांच पूरी नहीं होती तो अदालत उस व्यक्ति को रिहा कर देगी। यदि वह जमानत देने के लिए तैयार हो तो जमानत प्रस्तुत करता है, उसे ही हम कहते हैं डिफॉल्ट जमानत। तो ये एक शब्द याद रखिएगा, डिफॉल्ट जमानत। इसका एग्जाम में सीधा पूछा जा सकता है कि ये इसका मीनिंग क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा इसका मीनिंग पूछा जा सकता है। ठीक है, और वो जो पर्सन है यहाँ पर जिसको हिरासत में लिया गया वो इसको क्लेम भी कर सकता है, चार्जशीट दाखिल की जाएगी और उसको फिर वो अपनी जमानत के लिए यहाँ पर बात कर सकता है। नेक्स्ट आता है 2023 का समय शुरू हो चुका है, और आप जानते हैं कि जो यूएन के FAO ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने 2023 को भारत के कहने पर इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स, अंतरराष्ट्रीय बाजरा वर्ष के रूप में घोषित कर दिया है। और आप जानते हैं कि बाजरा के उसमें अब हम लोग थोड़ा सा खराब जो है यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, जबकि हम ही ने इस चीज की पहल यहाँ पे स्टार्ट करी थी। बाजरे की मैं अगर बात करूं
तो आप जानते हैं कि इसमें प्रोटीन बहुत ज्यादा मात्रा में होता है। इसमें डाइटरी का जो एक फाइबर होता है, एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स मतलब जो आपके शरीर से सारे टॉक्सिकेशंस को निकाल देते हैं। वो सब जो प्रॉपर्टीज है वो बहुत ज्यादा होती है। और ऐसा नहीं कि इनको ग्रो करने के लिए बहुत ज्यादा इरिगेशन चाहिए, बहुत ज्यादा पानी चाहिए, बहुत ज्यादा सिंचाई चाहिए, ऐसा है नहीं। इनको ग्रो करने के लिए अगर आप राजस्थान में भी ग्रो करना चाहें ना, आप कर सकते हैं। आप ड्रॉट प्रोन एरियाज जो होते हैं ना, जहाँ पे सूखा पड़ता है, उन एरियाज में भी आप इनको ग्रो कर सकते हैं। भारत के अंदर बेसिकली कितने टाइप के मिलेट्स ग्रो किए जाते हैं? दो समूह है यहाँ पर, एक तो मोटा बाजरा होता है और एक छोटा बाजरा होता है। मोटे बाजरे के अंदर यहाँ पर क्या क्या आता है, जैसे कि इसमें आप इंक्लूड कर सकते हैं ज्वार, बाजरा, रागी, ये सब आता है। छोटे बाजरे में तांगुन, छोटा बाजरा, कोदो, चेना, सावरा बाजरा, ये सब आता है। इतना ज्यादा यूज नहीं किया जाता भारत के अंदर, मोटे अनाजों का ज्यादा यहाँ पर यूज होता है। पर फायदे बहुत ज्यादा होते हैं इसके। इसमें फाइबर, जो हम फाइबर तलाशते हैं ना अपने सलाद के अंदर, सैलड सब खाते हैं ना, उस सैलड के अंदर जो हम लोग फाइबर तलाशते हैं वो इसमें बहुत ज्यादा अमाउंट में मिलता है। भारत में इसमें बहुत कोशिश भी की गई कि इसको हम इंक्रीज करें, प्रोडक्शन काफी इंक्रीज भी हुई है। लेकिन जो होनी चाहिए थी और जो भारत यहाँ पे आगे बढ़ रहा है कि मिलेट प्रोडक्शन होनी चाहिए, वीट की जगह मिलेट को रिप्लेस करने के लिए स्टेप्स लेने चाहिए, वो स्टेप सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे हैं। जो सरकार की यहाँ पर से कोशिश रही है और जो चाहत रही है, वो सक्सेसफुल उतनी नहीं हो पा रही, ये है इसका मीनिंग यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर जो है, क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि मिलेट्स जो है, जब उसको प्रोत्साहन मिलना चाहिए जिस स्टेज पर, वहां पे उसको प्रोत्साहन की जगह हतोत्साहन, डिस्करेजमेंट मिलती है। अगर मैं बात करूं, 33 मिलियन टन चावल बन रहे हैं, उगाए जा रहे हैं, तो सिर्फ 0.4 मिलियन जो है टन बाजरा की खरीद हो रही है। प्लस यहाँ पर कुछ ही ऐसी स्टेट्स हैं जो इसके ऊपर किसानों को सपोर्ट कर रही हैं। तभी तो यहाँ पर सपोर्ट इतना नहीं मिलता, एमएसपी भी नहीं मिलता है, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम आती है यहाँ पर। अब सोरगम है, ये जो ज्वार होता है, बाजरा होता है, इसकी प्रोडक्शन यहाँ पे बाकियों की कंपैरिजन में काफी कम हो गई है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर उतनी ज्यादा प्रोडक्शन पे सपोर्ट नहीं मिल रहा है। और बड़ी है पर बहुत कम बड़ी है। आईसीएआर है जो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, उन्होंने बताया कि अब जो है काफी कम हो गई। ओवरऑल प्रोडक्टिविटी यहाँ पर नहीं बढ़ी है, लेकिन बड़ी जो है वो सिर्फ व्हीट और राइस की बढ़ी है। लोगों की जो डाइट की हैबिट्स है उसमें भी उतना चेंज नहीं आया, वो भी हमें चेंज करने की जरूरत है। लोगों को यहाँ पर अधिक अनाज वाली फसलें और कम मोटे अनाज की यहाँ पर जो है वो एक उनके आहार में इसको प्राथमिकता दी नहीं जा रही, तो इसको यहाँ पर देने की जरूरत है, इसमें और सपोर्ट को करने की जरूरत है। ठीक है ना। लास्ट आर्टिकल है हमारा आत्मनिर्भर प्लान के ऊपर। आप लोगों ने भी इसके बारे में जरूर सुना ही हुआ है। अब इसी में एक आत्मनिर्भर क्लीन प्लांट है, स्वच्छ पौधा कार्यक्रम। यह भी बजट में ही अनाउंस किया गया है। क्या किया गया इसके अंदर? इसके लिए 2200 करोड़ रुपए जो है यहाँ पे दिए गए हैं, जिसमें आप ऑर्गेनिक फार्मिंग, समझ ही रहे होगे आप सब लोग, आत्मनिर्भर, हम लोग खुद से ही सारी चीजें बनाएंगे और रोग मुक्त होंगी, गुणवत्तापूर्ण होंगी, और सारी सामग्री की उपलब्धता को बढ़ावा देने के कार्यक्रम से इसको स्टार्ट किया गया। जिसके अंदर क्या बनाया गया? एग्रीकल्चर एक्सेलरेटर फंड, जिसमें एग्रीकल्चर से जुड़े हुए स्टार्टअप हो, जितने भी यंग एंटरप्रेन्योर जिसमें एग्रीकल्चर से जुड़े हुए नई नई चीजों को लेके आना चाहते हैं, उसको यहाँ पर जो हमारे फार्मर्स प्रॉब्लम फेस करते हैं, सब लोग जानते हैं फार्मर्स में ग्रो करने में देर आर सो मेनी प्रॉब्लम्स दे आर फेसिंग। तो अगर यहाँ पे जो जो प्रॉब्लम्स वो फेस करते हैं, उस प्रॉब्लम्स को फेस करते समय उनको अगर हम कोई ना कोई यहाँ पर सामान उपलब्ध कराएं, ऐसी कोई टेक्निक्स लेके आए, ऐसी कोई चीजें लेके आए जिससे फार्मर्स के जो आसान बना सके चीजों को, तो उसी रिस्पेक्ट में यहाँ पर जो है एक एग्रीकल्चर फंड यहाँ पे बनाया गया, जो स्टार्टअप्स को प्रमोट करेगा, उन सब चीजों में प्रोडक्टिविटी बढ़ाएगा। मिलेट्स के लिए बात करूं तो मैं यहाँ पर श्री अन्ना करके यहाँ पर जो है उसको रेफर किया गया है और बोला है इंडिया सबसे ज्यादा पॉपुलराइज कर रहा है बाजरों के उपयोग को, इसलिए हमें सबसे आगे इसमें बनना ही पड़ेगा। इंडिया जो है वो यहाँ पे श्री अन्न का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है और एक्सपोर्टर है, जिसमें हम चाहे हम बात करें बाजरा, कुट्टू, रामदाना, कांगनी, कुटकी, ज्वार, रागी, चीना, समा, ऐसे बहुत सारे प्रकार के बाजरे यहाँ पर उगाए जाते हैं, जिनका स्वास्थ्य लाभ भी है और साथ ही साथ इनका उगाने की कंडीशंस भी बहुत इजी हैं। तो हमें इंडिया को क्या बनाना है? ग्लोबल लेवल पे बाजरा के लिए हब बनाना है, ऐसा सब कुछ बोला गया है। नई नई टेक्नोलॉजीज यहाँ पे बनाई जा रही हैं और यहाँ पे बहुत सारे जो
रिसर्च सेंटर्स जैसे हैदराबाद में है, वो सब इन चीजों के समर्थन देने के लिए काम बहुत सारा कर रही है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे इंप्रूव किया जा रहा है इस पूरे के लिए, और यहाँ पे 20 लाख करोड़ रुपए यहाँ पर पशुपालन, डेयरी, मत्स्य पालन को भी यहाँ पर दिया जा रहा है। एग्रीकल्चर का ध्यान में रखते हुए ये सारी चीजें प्रमोट करने की कोशिश की जा रही है। क्लियर हुआ? यहाँ पे नई स्कीम आई है मत्स्य संपदा, 6,000 करोड़ का यहाँ पे दिया गया है, जो कि फिशरमैन हैं उन सब के लिए यहाँ पे दिया गया, सरकार ने ये कोशिश करी है। तो ये सब जो है वो कृषि और इसके विकास के क्षेत्र में इंप्रूवमेंट की जा रही है। क्लियर हो गया सबको यहाँ तक? तो इस तरीके के फैक्ट्स जो है ना आपको पता होने चाहिए, क्योंकि हम इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स तो सेलिब्रेट कर ही रहे हैं। तो इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स में ये सारे स्टेप्स भी आपको पता होने चाहिए। क्लियर हो गया? अब इसमें आगे बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन, और जो हमारा पोर्टल है उसका नाम है ई ग्राम स्वराज पोर्टल, या फिर ऐप भी आ गई अब तो ये। तो ई ग्राम स्वराज जो है ये क्या है? ग्राम मतलब क्या है? तो देखो भाई, जो हमारी भारत का तीसरा लेवल ऑफ गवर्नमेंट है, कौन सा है तीसरा लेवल हमारा? वो है हमारे पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस। उनके कामों में इम्प्रूवमेंट देखने के लिए क्या पोर्टल लॉन्च किया है? वो है ई ग्राम स्वराज। वहां पे पूरी एक गाइड तैयार की गई है, जिसमें पंचायत का प्लानिंग से लेके इम्प्लीमेंटेशन तक, प्लान से लेके आपका इम्प्लीमेंटेशन तक पूरा का पूरा एक ही जगह पर तैयारी जो है वो देखी जा रही है। हर एक ही चीज जगह पर, एक चीज पे सारी की सारी जगह, लाइक हर एक पंचायत से जुड़ा हुआ चीजें वो एक ही जगह पे किया जाएगा, जो कि ई पंचायत मिशन 4 प्रोजेक्ट के अंदर चलेगा। आपको ये बताएगा, विकेंद्रीकरण में हेल्प करेगा। विकेंद्रीकरण क्या होता है? देखो, सबसे ऊपर है सेंटर, उसके फिर है स्टेट, उसके बाद क्या होती है? स्टेट की पावर, सारी सेंटर के पास पावर नहीं, सारी पावर स्टेट के पास भी नहीं है। उन्होंने डिवाइड करके पंचायत, म्यूनिसिपैलिटी और टीएसी, एडीसी, इन सब में डिवाइड कर दिया। तो 3 लेवल ऑफ गवर्नमेंट है। तीसरी लेवल ऑफ गवर्नमेंट यही होती है, और ये डेमोक्रेसी को भी प्रमोट करती है, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को प्रमोट करती है। समझ रहे हो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का मतलब? समझ रहे हो ना? तो इस तरीके से ये चीजें जो है वो एग्जिस्ट करती हैं। ठीक है भाई, तो ये भी आप यहाँ पे लिख लो, ये सब एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है भाई, ये सब आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, इसको लिख लीजिएगा। ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, एक रिपोर्ट है। अभी इसका जो जिक्र किसमें किया गया था? इकोनॉमिक सर्वे में जिक्र किया गया था। आईएमएफ इसको लेके आती है अप्रैल अक्टूबर में, और इसको अपडेट करती है जनवरी जुलाई में, इसलिए जनवरी में इसका जिक्र किया गया था। ये बताती है, आईएमएफ जो है वो प्रोजेक्शंस यहाँ पे देती है। ये बताती है कि भाई किस तरीके से प्रोजेक्शन है कि आगे की आपकी जीडीपी ग्रोथ कितनी रहने वाली है। तो ये प्रोजेक्शन प्रोवाइड करती है, काफी सही काम करती है। आपको ये बता देगी कि आपके भाई एरिया में कितनी डेवलपमेंट होने वाली है, आपका लाइफ प्रोजेक्शन क्या है, सारा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। उसे हम कहते हैं, आईएमएफ कब बना था? जब हमारा वर्ल्ड वॉर सेकंड कंप्लीट हुआ था, तो वॉर टॉर्न कंट्रीज जितनी भी थी, जो वॉर की वजह से नुकसान झेली है कंट्रीज, उन सब के लिए आईएमएफ को बनाया गया था। आईएमएफ जो है न्यूज में रहती है किसको लोन देने के लिए? जो भी ऐसी कंट्रीज है जिनकी स्टेबलाइजेशन में प्रॉब्लम आ गई है, उनको लोन देने के लिए ये हमेशा तैयार है। और अगर ये आपको लोन दे रही है तो आपकी इकोनॉमिक पॉलिसी में बहुत इंटरफेयर करता है। तभी तो चाइना से लोन लिया था श्रीलंका ने, यहाँ से लोन ना लेकर के। ठीक है भाई, तो ये कॉन्सेप्ट आप लिख लीजिएगा, इसको लर्न कर लीजिएगा, और मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में और चीजों के साथ। थैंक यू एवरीवन, जय हिंद।